सपनों में रख आस्था कर्म किए जा, त्याग से ना डर आलस परित्याग किए जा। गलती कर ना घबरा, गिरकर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह। स्वागत है आपका इस जज्बों के किस्सों में इम्पैक्टफुल विद डॉक्टर एस.के. सिंह। आज एक ऐसा किस्सा जो आपको बहुत प्रेरित करने वाला है, डॉक्टर बनाने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैंने MBBS किया है वहाँ से इन्होंने MBBS किया है। तो मज़ा आने वाला है आज के सेशन में, और पूरे एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा। वाकई आप बहुत बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज मैं मिलाने जा रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक नायर से, जिन्होंने MBBS MMC से किया है, DCH RML हॉस्पिटल से किया है। और इनकी कहानी और इनके जज्बों को सुन के आप वाकई प्रेरित होंगे और डॉक्टर बनने के जज्बा आपके अंदर क्रिएट होगा। हेलो, मैं डॉक्टर अभिषेक नायर हूँ। मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से DCH किया। उसके बाद थोड़े समय सीनियर रेजिडेंसी करने के बाद मैंने ESI बसई दारापुर ज्वाइन किया। वहाँ पे थोड़े समय सीनियर रेजिडेंसी के बाद मैंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, और थोड़े समय वहाँ काम करने के बाद मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर एंटर किया। रॉकलैंड हॉस्पिटल और बेंजप्स हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं यूनिट हेड था और करीबन 4 से 5 साल से मैं वहाँ पे एज यूनिट हेड काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आयुष्मान हॉस्पिटल में भी विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ, और नेस्ट नर्सरी करके एक न्यूनेटल ICU जो नवजात शिशु ICU है, वहाँ पे भी मैं अपने बच्चों को एडमिट करता हूँ। जनकपुरी में JK हॉस्पिटल में भी मेरा रोज का सिटिंग है। तो ये है मेरे काम का, अभी जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ ये सब जगह उसके अंदर इंक्लूडेड है। आज हम सर से जानेंगे कि इन्होंने MBBS MMC से किया है, और सब बच्चों का सपना होता है कि एम्स और MMC जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करें, MBBS करें। तो सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको डॉक्टर बनने का ख्याल कब से आ गया था? डॉक्टर बनने का जो सपना है वो तो मेरा बहुत ही पुराना था। मैं जब छोटा था तो मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो मेरे से कम 10 साल छोटा था। तो उसके पैदा होने के साथ ही मुझे ये दिमाग में आ गया था कि मुझे शायद ये छोटे बच्चों का ही डॉक्टर बनना है। और क्योंकि मेरे दोनों माता पिता नौकरी करते थे, तो थोड़े समय बाद ऐसा भी हुआ कि काफ़ी समय मुझे ही उसको संभालना पड़ता था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक्चुअली छोटे बेबीज़ से बहुत प्यार है और मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। तो वहीं से ये मेरा सपना शुरू हुआ, वहीं से मेरा ये एम शुरू हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना है, और वो भी बच्चों का डॉक्टर बनना है। तो सर, आपने प्रिपरेशन कब से शुरू कर दी? 9th 10th या 11th 12th? क्योंकि अभी जो फेजेस चल रहा है, लोग 9th से ही 8th से ही नीट UG की तैयारी शुरू कर देते हैं। आपका कब से शुरू हुआ था? मुझे लगता है कि 10th तक तो मुझे कोई हवा ही नहीं थी कि डॉक्टरी करनी है या इंजीनियरिंग करनी है या क्या करना है। बट 10वीं कक्षा के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये टीचर्स भी और स्कूल की तरफ से भी एक हमारा वो था कि आपको सोचना है आगे जाके क्या करना है। और ये सवाल काफ़ी बारी मुझसे पूछा जाने लगा। दिमाग में तो था कि डॉक्टर बनना है और वो भी बच्चों का डॉक्टर बनना है, बट जब ये सवाल बार बार ही पूछने लगे तो मेरा जो ये सपना है ये थोड़ा और मैं और इसके बारे में क्लियरली सोचने लगा। और मुझे लगता है कि 11वीं जब शुरू हुई और 11वीं की पढ़ाई जब सर पे पड़ी, तब समझ में आ गया कि अगर पढ़ लेंगे अभी तो आगे जीवन अच्छा रहेगा, नहीं तो यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। मतलब बेसिकली तो 11वीं के बाद 11वीं के बाद मेरे दिमाग में बहुत साफ हो गया था कि अब वो समय आ चुका है कि मेहनत कर लो अच्छे से, 2 साल मेहनत कर लो तो हो जीवन बन जाएगा। फ्रेम बिल्कुल सही है। मेरा कहाँ तक आ रहा है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब ठीक है ना? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रेशर के बारे में पूछेंगे। तो सर, अभी भी जैसे अभी जिस वक्त वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 2022
के अंदर टोटल नीट यूजी में करीब 18.5 लाख नीट के एस्पिरेंट इसमें शामिल थे। तो आपके समय में अभी भी उसी लेवल का प्रेशर था या थोड़ा कम था, मतलब कैसा आप देखते हैं उस चीज़ को? मुझे लगता है कि अभी और तब वाले वक्त में बहुत फ़र्क था। अभी वाले वक्त में बच्चे से ज़्यादा बच्चे के माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे के टीचर पढ़ाना चाहते हैं, और बच्चे को कभी उसके खुद के मन से पढ़ने का सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उस समय तो इट वॉज ऑलवेज अ सेल्फ मेड थिंग, आपको खुद ही सोचना था आपको क्या करना है। मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, दोनों नॉन मेडिकल्स थे, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, और मेरे को ये था, ये इटसेल्फ एक प्रेशर था कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। वो मेरे को यही बोलते थे कि यू गिव योर बेस्ट, बट देयर वाज नो बाउंडेशन ऑफ टाइम, देयर वाज नो बाउंडेशन कि यू हैव टू गेट दिस मेनी मार्क्स, बट एज लॉन्ग एज दे यूज्ड टू सी मी वर्क हार्ड दे वर हैप्पी। ओके, तो मतलब प्रेशर सर वही रहता है, बट उस समय सेल्फ मेड लोग ज़्यादा थे। अब मतलब मुझे लगता है कि स्पून फीडिंग टाइप जो स्पून फीडिंग, हमारा स्कूल बहुत अच्छा था। स्कूल हैज़ मोटिवेटेड मी नो एंड, much more than even my parents. Right. The good thing my parents did was they sent me to a fantastic school, and I had a good time in that school. I had very good all-round development in that school. We used to play a lot. We used to study very hard. It was a very very good experience. But sir, आज के टाइम में प्रेशर की वजह से लोग डमी स्कूल प्रेफर करते हैं, 11th-12th में एडमिशन दिला देते हैं और बच्चे को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में धकेल देते हैं। उसका वो लाइफ कहीं ना कहीं फॉइल हो जाता है, वो खेल नहीं पाता है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है। एक्सपेशली क्योंकि मैं एक बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ये चीज़ सभी पेरेंट्स को ज़रूर कहूँगा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट इज़ द की टू अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। इट इज़ नॉट जस्ट गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मेडिकल कॉलेज में आते हैं जो घुस तो जाते हैं, लेकिन उनका आउटकम है और लाइफ के अंदर दूसरे लोगों से डील करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं हो पाता। वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो इसकी कमी ही है। और ठीक है, इट इज़ वेरी गुड कि वी हैव अ फोकस इन लाइफ, बट इट शुड नॉट बी ओनली वन थिंग, वी शुड हैव एन ऑल राउंड डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। सर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मतलब बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी के दम पे हो सकता है नीट को क्रैक किया जा सकता है? देखिए, बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, बात है कि आप क्या पढ़ रहे हो और किस चीज़ को कितना एम्फेसिस दे रहे हो। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, नॉलेजेबल टीचर्स से ये चीज़ समझ लो कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसमें आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा, आपके रैंक्स ज़्यादा ऊपर जाएंगे और आपकी मेहनत का ज़्यादा अच्छा फल आएगा। सर भी मेरे कॉलेज से ही है, और जब भी आप एमएमसी के किसी डॉक्टर से और किसी स्टूडेंट से मिलेंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलैरिटी नज़र आएगी, कुछ खास हवा होती है वहाँ पे। तो सर से जानेंगे कि कुछ एमबीबीएस में कुछ एक रोचक या कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे कि कुछ मतलब मज़ा आ जाए सुन के। हाँ, एक बात मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज में सब लोग हॉस्टल में रहना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो समय एक्स्ट्रा मिलता है, जो आने जाने का है, वो बचता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं पूरे 5 साल में हार्डली 1 महीना रहा होगा हॉस्टल में। सुबह सुबह हमारे घर के सामने से यू स्पेशल जाती थी, पूरे जनकपुरी, कासपुरी, रजौरी गार्डन वाले सारे बच्चे होते थे। हम में से कई सारे बच्चे एक ही स्कूल के भी थे, तो सारे एक साथ जाते थे सुबह और शाम को एक साथ आते थे, और जस्ट एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले जाके हॉस्टल में रहते थे। कमरा होता था हॉस्टल में, लेकिन कभी हॉस्टल में रहने की सुख कहो या दुख कहो, घर का खाना हमेशा खाया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि मैं कभी अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह मुझे रहने की नौबत नहीं पड़ी। कई बारी पढ़ाई के लिए लोग बहुत दूर दूर जाके रहते हैं। मेरे खुद के साथ के मेरे कक्षा के जो बच्चे थे स्कूल के, वो भी बहुत दूर दूर जाके रहे हैं दिल्ली से। बट गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी favorable that matter for me. I have always come back home every day of my life except for maybe a few days. तो सर जैसे अभी के टाइम में, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी 3-4 साल पहले पास आउट हुआ,
अभी के सिनेरियो में सर बड़ा अटेंडेंस का बड़ा इशू होता है। जैसे मेरा अटेंडेंस बहुत कम हो गया था, तो मेरे एग्ज़ाम बैठने नहीं दिया था, जाके एचओडी से गुहार लगाई कि सर प्लीज़ बैठने दो। आपके टाइम में भी अटेंडेंस? हमारे टाइम में भी था। अगर अटेंडेंस शॉर्ट थी तो आपके उस समय तो मुझे याद है कि नंबर भी कटते थे। अच्छा। और हम लोग मेक श्योर करते थे कि अगर हम नहीं जा पाए किसी कारण से तो हमारी प्रॉक्सी ज़रूर लग जाए। और वो मजबूरी थी, क्योंकि पूरी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप परीक्षा न दे पाओ तो आपका बहुत मतलब हिम्मत टूट जाती है। तो वो एक, और वो ज़रूरी भी है एक तरीके से। उसमें क्या है, बच्चा बिगड़ता नहीं है, वो बाहर घूमता नहीं है, वो क्लास आता है घर पे और घर जाता है। वहाँ हॉस्टल में सर, मैं हॉस्टल था रूम नंबर 20 ग्राउंड फ्लोर पे ही था। तो उसमें क्या होता था कि हॉस्टल लाइफ में जो लाइफ शुरू होती है, जैसे दिन की शुरुआत सूरज भगवान के उगने से होती है, तो वहाँ एमएमसी की शुरुआत जो है 12 बजे रात से होती है। वहाँ पे एक अलग ही फन है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत मज़ा भी है। मतलब ओवीएच मतलब ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल था जहाँ पे मतलब फुटबॉल वगैरह सब चीज़ था। मैं 5 साल क्रिकेट कैप्टन था। अच्छा। तो ओवीएच में जितना भी रहा हूँ, जितने भी दिन नहीं रहा हूँ, लेकिन हम हर रोज़ खेलते ज़रूर थे। और हर जगह हम मैच भी खेलने गए हैं। हम पौंडीचेरी भी गए हैं मैच खेलने, और पीजीआई चंडीगढ़ भी गए थे मैच खेलने। और मुझे याद है कि पहले जब हम कॉलेज में एंट्री करते हैं तो हमारी एक मैच होती है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ। फाइनल ईयर तो बहुत सीनियर होते हैं और रैगिंग भी बहुत चलता था। तो मेरे से गेंद फेंकते वक्त हमारे जो फाइनल ईयर के कैप्टन है उनके दांत पे लगा था और उनका दांत टूट गया था। और उसके बाद मुझे फाइनल ईयर स्टूडेंट से बहुत समय तक बहुत प्यार मिला था। इसके अलावा आज वहाँ डेंटल कॉलेज बन गया है, लेकिन अब तो उस हमारे समय में डेंटल कॉलेज थोड़ा दूर होता था और उसकी एक लंबी सी दीवार होती थी जो पूरा शीशे का होता था। तो वो हमने बॉल मार के तोड़ा था। तो उसके बाद वो सब तो ये सब हमने किया है कॉलेज में, सिर्फ पढ़ाई नहीं करी है, ये भी किया है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि सर एमबीबीएस के टाइम, यूजी पर्टिकुलर टाइम में आपको एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज यूजी के टाइम हमारा बहुत अच्छा गया था। क्योंकि हमारा 3rd ईयर में हम लोग फेस्टिवल्स जाते थे, हमारे को एक्सपेक्ट किया जाता था कि हम एंजॉय करें अपने आप को। और फाइनल ईयर में पढ़ना पड़ता ही था क्योंकि सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे और बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। फर्स्ट ईयर में आपको नया जगह था और नए सब्जेक्ट्स थे तो थोड़ा स्ट्रगल होता था। बट वो जो कॉलेज का मज़ा है वो 3rd ईयर में हम लोग पूरा कर लेते थे। सर आप एक नीट यूजी को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को लगता है कि 19 सब्जेक्ट हैं, इतना बड़ा चीज़ है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फोबिया है जो दूर से देखने में ऐसा लगता है, बट जब हम अंदर जाते हैं तो बड़ा चीज़ आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा हमारा डर तब निकल जाता है जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई लगे कि ज़्यादा पढ़ाई की दिक्कत हो रही है या बहुत ज़्यादा पढ़ने को है, वो स्ट्रेस आने लगे, तो rather than thinking about it, just start working hard. And within 5, 6, 7 days, you will get into that rhythm where you are studying and you are finishing off your course and you're finishing off your topics, and then that stress will go away when you will realize that you have maybe done quite a bit in a little time. So more important to just start working hard and rather than keeping on thinking how I'll finish it. अब सर नीट पीजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि नीट पीजी के लिए भी बहुत ज़्यादा होड़ मची हुई है और सबको क्लिनिकल ब्रांच चाहिए होता है। अभी भी क्रेज़ क्लिनिकल ब्रांच का ही है। तो आपके टाइम में क्या था और आपने क्यों मतलब पीजी में पीडियाट्रिक्स चूज़ किया? देखो, क्लिनिकल जब तक नहीं करोगे आपको भी डॉक्टर बनने का मज़ा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम जो डॉक्टर के बारे में सोचते हैं वो क्लिनिकल डॉक्टर के बारे में ही सोचते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ नॉन मेडिकल। जब से हम स्कूल में थे या हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं जो नॉन मेडिकल हैं, उनके लिए डॉक्टर वही होता है जो पेशेंट का इलाज करता है। दैट इज़ वेरी फेयर कि इस तरह कोई भी सोचे। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो टाइम था पीजी का वो बड़ा ही टफ टाइम था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सीट्स हटा दिए थे डीयू से। और बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी उस टाइम कि ये शायद जो बचे हुए सीट्स हैं ये भी चले जाएंगे। हमारा जो दिल्ली वाला एंट्रेंस है वो ख़त्म कर दिया था। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त था, क्योंकि सडनली ये सिचुएशन था कि जो भी दिल्ली में रहता था वो एग्ज़ाम दे सकता था और हमारे लिए कोई
मतलब रिजर्वेशन टाइप था नहीं कि हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ से किया है, तो हमें लॉस था और उनको फ़ायदा था क्योंकि वो अपने स्टेट एग्ज़ाम भी दे सकते थे और दिल्ली में भी आके दे सकते थे। तो ये हमारे टाइम में ही हुआ था, तो इसीलिए मैंने जो भी मुझे रैंक मिला, मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियर था कि मुझे बच्चों वाला डॉक्टर ही बनना है। तो अगर मैं उस चीज़ से हट जाता तो मुझे और भी सब्जेक्ट्स मिल रहे थे, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे यही करना है। तो मेरा फंडा ये था कि अगर मुझे झुमरी तलैया में भी बच्चों वाले डॉक्टर बनने का मौका मिले तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे दिल्ली में ही अच्छे कॉलेज में मिल गया जहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड नर्सरी थी। मैंने रियलाइज़ किया ज्वाइन करने के बाद कि बहुत सारे बच्चे बाहर से एमडी करने के बाद आरएमएल में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इनके पास पीडियाट्रिक आईसीयू भी है, न्यूनेटल आईसीयू भी है और 2 न्यूनेटल आईसीयूज हैं जो डीएम लोग चलाते हैं। तो मेरा बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग गया और मैं कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए भी जाता था तो मुझे तुरंत नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि मेरा जो स्टडी हिस्ट्री है वो अच्छे इंस्टीट्यूट भाई। ऐसे ब्रांड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एमएमसी के ब्रांड वैल्यू है, आरएमएल के ब्रांड वैल्यू है, बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो सर जैसे आपने पूरा अपनी पढ़ाई कर लिया, फिर आप अपना खुद से क्लिनिक आपने स्टेबल करने की सोचा, तो इसके पीछे क्या कारण है कि खुद से क्लिनिक चलाना, और कहाँ पे आपका क्लिनिक है, कैसे यहाँ पे बच्चों को देखते हैं आप? जब मैंने गवर्नमेंट से प्राइवेट में ज्वाइन किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारे पास यूनिट भी है तो हफ्ते में 2 ही दिन की हमारी ओपीडी होती है या 3 दिन की होती है। तो 3 दिन आपके पास कोई ओपीडी नहीं है और जितने भी बाकी डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपने क्लिनिक्स चालू कर दिए थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना एक क्लिनिक चालू करूं। तो मैंने अपना एक क्लिनिक स्टार्ट किया और बहुत मेहनत करी, अपने पेशेंट्स को कोशिश किया कि मैं वैल्यू दूं। और द्वारका बेबी केयर करके क्लिनिक है मेरा द्वारका में, और 35A DDA फ्लैट्स पॉकेट 2 बिहाइंड सेक्टर 6 मार्केट में। और धीरे धीरे करके, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंटली काम करो तो पेशेंट्स आपके पास आना शुरू हो ही जाते हैं। तो अभी मुझे कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं क्लिनिक अभी करते हुए, और अब तो क्लाइंटेल भी अच्छी हो गई है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई यहाँ से दुखी होके ना जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को जल्दी में ना देखूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितने अच्छे से मैं काम कर पाऊँ उनके लिए मैं करके दूँ। सर लोगों को लगता है कि डॉक्टर बनने के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है, वो घर परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने जो शौक़ होते हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप इस सब चीज़ों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आप पे है और इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जब मैं स्कूल में था तो मैंने पियानो सीखा था, लेकिन मेरे पास पियानो था नहीं, क्योंकि नहीं था तो नहीं था। लेकिन अब जाके मैंने एक नया पियानो लिया है और आजकल खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ और बच्चों को भी सिखाता हूँ। इसके अलावा मेरे बच्चों को स्विमिंग बहुत पसंद है, तो हफ्ते में 3 दिन हम स्विमिंग जाते हैं और मुझे भी पसंद है, मेरे बच्चे को भी पसंद है, तो हम लोग हमेशा साथ जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ मैं अपने बच्चों के साथ लंच पे रहूँ। ठीक है, सुबह शाम तो हमारा क्लिनिक होता ही होता है, वो तो करना ही है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं उनके साथ, उनके स्कूल के बाद उनके साथ लंच करूँ आराम से, और थोड़ा सा उनका मतलब डेली जो भी रूटीन है वो सब मैं देखूँ। और जैसे ही मेरी वाइफ हॉस्पिटल से घर आ जाती है तो मैं फिर काम पे निकल जाता हूँ। ग्रेट। तो सर मतलब कि नीट यूजी वाले एस्पिरेंट को, जो आने वाले नीट को देना चाहते हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज रहेगा कि जैसे जिनका सपना है आप जैसे डॉक्टर बनने का या डॉक्टर बनने का और बड़े मेडिकल कॉलेज से MBBS करने का, तो उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या मैसेज देंगे जिससे वो अपने सपने को साकार कर सकें और वो भी डॉक्टर बन के समाज को बेहतर तरीके से देख पाएँ? देखो बच्चों, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि जो मन में इच्छा है वो ज़रूर पूरा करना चाहिए। अगर आप लोगों का मन है कि आप लोग डॉक्टर बने, लोगों की मदद करें या इलाज करें, तो ज़रूर आपको कोशिश करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि अगर नहीं भी हुआ तो ये मन में नहीं रहना चाहिए कि मेरी तरफ से कमी के कारण मैं कर नहीं पाया। कंसिस्टेंसी एंड फोकस्ड हार्ड वर्क,
that is the key to this success in this exam. You have to be very consistent and you have to be very focused. If you are focused and hardworking, no one can stop you. सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा पूरे सेशन में और बहुत सारी चीज़ों को जाना होगा, परखा होगा, समझा होगा और इन सारी चीज़ों को अपना के आप भी सर की तरह डॉक्टर बन सकते हैं और हर कोई डॉक्टर बन सकता है, ऐसा नहीं है, बस उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। इसलिए इस सीरीज़ का नाम है जज्बों के किस्से, ताकि आपके अंदर वो हुनर, वो ताकत, वो जज्बा पैदा कर दे इस एपिसोड को देखने के बाद, ताकि आपके अंदर भी वो लालसा और ललक पैदा हो जाए। सो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी अगले डॉक्टर के साथ, किसी नेक्स्ट डॉक्टर के साथ, जिससे आप और भी प्रभावित हो सकें और बेहतर कर सकें अपने लाइफ में। पहली दफ़ा इस चैनल में आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, उनके साथ देखना चाहिए, ताकि वो भी समझ पाएँ कि आखिर एक लाइफ क्या होती है डॉक्टर की। थैंक यू सो मच।